नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं सहसावस्था की दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में दोस्तों हमने सहसावस्था के टाइम पीरियड के बारे में, उसकी समयावधि के बारे में और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए जो भी उनके कथन हैं उनको हमने ट्रिक के माध्यम से समझा था। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सहसावस्था की विशेषताओं के बारे में, एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इनकी शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में, किस प्रकार से इनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हैं इनकी विशेषताओं के बारे में एक एक करके उनके बारे में समझते हैं कि सहसावस्था में जो शिशु होता है उसके में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो पहली विशेषता जो हमने लिखा है दोस्तों वो लिखा है शारीरिक विकास में तीव्रता। जो शिशु होता है उसका शारीरिक विकास क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसमें न्यूमैन का कथन था 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। ये कथन था न्यूमैन का। इससे आप पता लगा सकते हैं कि शारीरिक विकास में कितनी तीव्रता होती है और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र होता है। इस जीवन की किसी भी अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है या मानसिक विकास होता है वो सबसे तीव्र गति से अगर किसी अवस्था में होता है तो वह सहसावस्था में होता है। तो शारीरिक विकास में क्या होता है, इनके तीव्रता होती है। शिशुओं के शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, जी हाँ, इनकी मानसिक क्रियाएं भी बहुत ही तीव्र होती हैं। न्यूमैन ने जैसा कि कहा था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती हैं। दोस्तों मानसिक विकास की तीव्रता में एक कथन है गुड एनफ का एक कथन है। उन्होंने कहा था व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी दोस्तों ये कथन है गुडेनफ का मानसिक क्रियाओं में तीव्रता से संबंधित कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक होता है उसके संपूर्ण जीवन में जितनी भी उसकी मानसिक विकास होती है उसका आधा 3 वर्ष तक की अवस्था तक हो जाता है। ये कथन है किसका, गुडेनफ का। दोस्तों बात करें अगर शिशु की तो शिशु कैसा होता है, वो अपरिपक्व होता है, इमेच्योर होता है। 0 से 6 वर्ष का बालक जो होता है वो धीरे धीरे मेच्योरिटी की ओर, जी हाँ, परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन जो शिशु होता है जो बचपन में होता है वो कैसा होता है, तो वो अपरिपक्व होता है। दोस्तों बात करें पर निर्भरता, यानी कि वो अपने हर कार्य के लिए दूसरे के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। अपने माता पिता, अपने स्वजन या अपने परिवारजन के ऊपर शिशु हर काम के लिए अपने निर्भर होता है। कल्पनाशीलता के बारे में बात करें तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो शिशु होता है वो अक्सर कल्पना जगत में ही खोया रहता है। इस संबंध में एक कथन है फ्रायड का। दोस्तों कल्पनाशीलता से एक कथन है फ्रायड का, यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्रायड ने कहा है यहाँ दोस्तों फ्रायड ने कहा है 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्रायः कल्पना जगत में ही खोए रहते हैं। यानी कि कल्पना की क्या होती है, तीव्रता होती है, वो अपने आप को कल्पनाशील ही समझता है। तो कल्पनाशीलता एक क्या है, सहसावस्था की प्रमुख विशेषता है। दोहराने की प्रवृत्ति, शिशुओं में आपने अक्सर देखा होगा किसी बात को या किसी कार्य को दोहराने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। जैसे ही आप कोई काम करेंगे ठीक उसी प्रकार से शिशु उस काम को करना चाहता है, या जो भी चीज़ें आप बोलेंगे उनको ठीक उसी प्रकार से शिशु बोलना चाहता है। दोस्तों अगले विशेषता की बात करें तो वो है संवेगों का प्रदर्शन।
जी हाँ, मूलतः शिशुओं में जो अगर हम संवेग की बात करें दोस्तों, तो मूलतः आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 4 संवेग पाए जाते हैं और एग्जाम में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं? तो भय, जी हाँ, 4 संवेग जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये सहसावस्था के प्रमुख मूलतः मूलतः 4 संवेग पाए जाते हैं। ये आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ है और कोई इसका नाम भी पूछ सकता है कि कौन कौन से वो 4 संवेग हैं, या पूछ सकता है कि इन चारों संवेगों में से कौन सा संवेग नहीं है। तो भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 संवेग पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं आत्म प्रेम की भावना। जो शिशु होता है उसमें क्या होता है, खुद से प्रेम करने की भावना होती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही दूसरा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो वो क्या करने लगता है, पहला शिशु ईर्ष्या करने लगता है, जलन करने लगता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, इसमें एक कथन है गेजेल महोदय का कि शिशु बाद के प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। तो ये कथन है किसका, गेजेल का। याद रखना है आपको। सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है, तीव्रता। उन्होंने क्या कहा कि प्रथम 6 वर्ष में जितना सीखता है वो बाद के 12 वर्ष में, यानी कि प्रथम 6 वर्ष में और बाद के 12 वर्ष से दुगुना सीख लेता है। दोस्तों ये थी सहसावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसमें हमने पढ़ा कि क्या होता है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, उनकी मानसिक क्रियाओं में भी क्या होती है, तीव्रता होती है। अपरिपक्वता होती है शिशुओं में, पर निर्भर होते हैं दूसरे के ऊपर, ये कल्पना जगत में खोए रहते हैं। फ्रायड ने तो यहाँ तक कहा कि ये 3 से 6 वर्ष के बायल पूरी तरीके से, लगभग पूरी तरीके से प्रायः कल्पना जगत में ही खोए रहते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, किसी कार्य को या किसी बात को शिशुओं में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे हाथ पैर पटकना, रोना, चिल्लाना, भूख लगने पर या तुरंत खुश हो जाना। तो ये क्या होता है, संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। मूलतः 4 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। ये सहसावस्था के बेसिक 4 संवेग हैं। आत्म प्रेम की भावना की बात करें तो शिशुओं में आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है। वो खुद चाहते हैं कि उन्हें जो भी स्नेह मिले वो उन्हें खुद को मिले। अगली बात करें तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। गेसेल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। दोस्तों यहीं पे अगर हम आगे बात करें दोस्तों यहीं पे अगर हम आगे बात करें तो बालक और बालिका के बारे में बात करें तो बालक में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं ओडिपस ग्रंथि। और बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों ये जो ओडिपस ग्रंथि होती है बालकों में पाई जाती है, शिशुओं में पाई जाती है। बेसिकली यह ओडिपस ग्रंथि जो होती है यह पितृ विरोधी होती है। जैसे ही बालकों का जिक्र होगा तो उसमें पुरुष वर्ग यानी कि पितृ विरोधी होगा, और जैसे ही बालिका की बात होगी इलेक्ट्रा ग्रंथि की तो यह कैसी हो जाएगी, यह मातृ विरोधी हो जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो ओडिपस ग्रंथि होती है वो किसमें पाई जाती है, तो यह बालकों में पाई जाती है, यह पित्त विरोधी होती है। और बालिकाओं में बात करें तो इलेक्ट्रा पाई जाती है, यह मातृ विरोधी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं अब हम इनके शारीरिक विकास के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके
शारीरिक विकास के बारे में, जिससे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बनते हैं, एक एक करके हम देखेंगे इनके। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिशुओं की लंबाई के बारे में। जी हाँ, अगर हम लंबाई की बात करें तो जो बालक होता है उसकी लंबाई जो होती है, या एवरेज जो लंबाई मानी जाती है, वो 51 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगर इसी में हम बालक यानी कि बॉय की माने तो उसे 51 सेंटीमीटर कहा गया है, और गर्ल को 50 आधे सेंटीमीटर कम माना जाता है। ये लंबाई होती है जन्म के समय दोस्तों। और अगर अंत तक बात करें, ये जो लंबाई है ये जन्म के समय है, यानी कि अंत तक, यानी कि 6 वर्ष तक की बात करें तो इनकी लंबाई बढ़ करके 108 सेंटीमीटर और बालिका की भी 108 सेंटीमीटर हो जाती है। दोस्तों आगे इसी में अगर हम बात करें इसके मस्तिष्क का भार, सारे क्वेश्चंस ये से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मस्तिष्क का भार, जन्म के समय शिशुओं के मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है 300 ग्राम, लेकिन 6 वर्षों तक 6 वर्ष तक यह बढ़कर हो जाता है 1250 ग्राम। ये सारे डाटे आपको याद होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो जाता है 300 ग्राम होता है जन्म के समय, 6 वर्ष तक ये हो जाता है, या ये 6 वर्ष नहीं बल्कि ये 6 माह, ये 6 माह तक ये 1250 ग्राम हो जाता है। आगे हम बात करें इनमें हड्डियों की, अगर हड्डियों की बात करें दोस्तों तो इनको हम तीनों को देखते हैं, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, बाल्यावस्था जिसे चाइल्डहुड बोलते हैं, और फिर एडोलेसेंस। दोस्तों अगर शैशवावस्था में हड्डियों की बात करें तो इनमें हड्डियों की जो संख्या होती है वो 270 तक होती है। वही बाल्यावस्था में ये बढ़कर चाइल्डहुड में ये 350 हो जाती है, फिर अस्थिरीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये 206 हो जाती है। या दोस्तों तो पहले 270, या इसके नियर अबाउट दे दे 260 दे सकता है किसी एग्जाम में, नियर अबाउट देगा तो 270 जो होती इन्फेंसी में, और 350 चाइल्डहुड में, और एडोलेसेंस में फिर से इसका अस्थिकरण की प्रक्रिया होती है और हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। हमने देखा लंबाई कितनी, जन्म के समय 51 सेंटीमीटर, लड़कों की 51 और लड़कियों की 50.5 यानी कि आधे सेंटीमीटर कम होती है। वहीं पे 6 वर्ष तक बात करें तो इनकी लंबाई बढ़कर 108 सेंटीमीटर हो जाती है, और गर्ल्स की भी 108 सेंटीमीटर हो जाती है। मस्तिष्क की भार की बात करें तो जन्म के समय 300 ग्राम, और 6 माह में इनका जो होता है वो हो जाता है 1250 ग्राम। अगर हम बात करें मस्तिष्क के आकार की तो यह जन्म के समय बड़ा होता है। जी हाँ, बाकी शरीर से। हड्डियों की बात करें तो इनकी इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में 270 इनकी संख्या, और चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था में इनकी संख्या 350 हो जाती है, फिर अस्थिकरण प्रक्रिया के द्वारा इनका किशोरावस्था में 206 हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दांतों के बारे में। दांत, दांत की बात करें तो शिशु के जो दांत का विकास होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, और बात करें अगर तो 6 माह तक एक दांत जो है वो निकलता है। दोस्तों अगर इसमें याद रखिएगा कि इसका प्रारंभ जो हो जाता है, या विकास बोल दें, दांतों का विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, वो भी जी हाँ 5वें माह से ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से। और बात करें कि सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, ऊपर के दांत निकलते हैं या नीचे के दांत निकलते हैं, तो सबसे पहले आपके नीचे के दांत निकलते हैं दोस्तों। ये अस्थायी दांत होते हैं, ये बाद में ये गिर जाते हैं और अस्थायी दांत निकलते हैं। मांसपेशियों की बात करें,
इसी विकासक्रम में आगे या दोस्तों अगर हम बात करें इसी में धड़कन, हार्ट बीट की बात करें दोस्तों, अगर धड़कन की बात करें तो इसको भी तीनों में से एक साथ समझते हैं। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। शैशवावस्था में बात करें तो जो हृदय की धड़कन होगी, आपने अक्सर देखा होगा जो शिशु का हृदय की धड़कन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि धड़कन जो इन्फेंसी में होती है वो होती है 170 टाइम्स, 170 बार। जी हाँ, इसके लगभग होती है शिशुओं में 150 होती है शिशु में। और अगर बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें इसकी संख्या घट करके 100 टाइम्स हो जाती है। और किशोरावस्था में शिशुओं के हृदय की धड़कन जो हो जाती है वो 72 टाइम्स हो जाती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा दांत, मांसपेशियां और धड़कन के बारे में। दांत जो होते हैं वो 6 माह तक एक दांत निकल जाता है। अगर दांतों का विकास पूछ ले तो दांतों का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, 5वें महीने से। अगर हम बात करें तो सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। मांसपेशियों की बात करें तो 6 वर्ष तक 25% की मांसपेशियों का विकास हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझा हमने, अगर शिशु का भार 20 किलो है तो उसमें 25% मांसपेशियां यानी कि 5 केजी मांसपेशियों का विकास हो जाएगा। धड़कन की बात करी जाए तो हमने देखा कि शिशु का जो धड़कन होता है वो 150 बार, 140, 150, आपको कुछ किताबों में 140 भी मिल जाएगा, कुछ में 150 भी मिल जाएगा। तो आपको जाना है 140 है, इसके नियर अबाउट जो भी आंकड़े रहेंगे। तो शिशु का जो हार्ट बीट होता है वो 150 टाइम्स होता है। और बालक की बात करें, बाल्यावस्था में बात करें तो ये घट करके 100 टाइम्स पे आ जाता है। और किशोरावस्था में ये 72 टाइम्स पे आ जाता है। दोस्तों हड्डियों की भी बात इस तरीके से हमने की थी, हमने उसके लंबाई की भी बात की थी, उसके मस्तिष्क के भार की भी बात की थी। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है। दोस्तों ये जो आंकड़े हमने पढ़े, ये इनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी निश्चित तौर पे बनते जाएंगे। आगे अगर हम बात करें इनके संवेगात्मक विकास की, इनके संवेगात्मक विकास की बात करें दोस्तों, जो संवेग शब्द है यह अंग्रेजी के इमोशन से बना हुआ है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह अंग्रेजी के इमोशन से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना हुआ है, जहाँ पे अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गति या आवेग। इस चीज़ से इसका अर्थ निकाला जाता है। जी हाँ, तो संवेग की शाब्दिक अर्थ की बात अगर हम कर रहे हैं तो संवेग इमोशन बना हुआ है, जो कि इमोवर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति या आवेग। तो संवेग बेसिकली जो होता है वो विचारों या भावनाओं का जो होता है क्या, बाह्य प्रदर्शन होता है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें विचारों या भावनाओं का बाह्य प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। जी हाँ, अगर हमारे विचार नकारात्मक आते हैं तो हमारे जो बाह्य प्रदर्शन होता है वो भी क्या होता है, निगेटिव आता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो क्या होगा, आपका बाह्य प्रदर्शन भी नकारात्मक होगा। दोस्तों अगर हम बात करें संवेग में तो फ्रायड जो महोदय थे, दोस्तों फ्रायड महोदय ने 2 प्रकार के संवेगों का जिक्र किया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्रायड ने कितने प्रकार के संवेग बताए, तो 2 प्रकार के संवेग बताए हैं, एक युजुप्सा, एक जिजीविसा।
दोस्तों फ्रायड ने दो प्रकार के संवेग बताए हैं, एक युयुप्सा और एक जिजीविषा। युयुप्सा कौन सा होता है, जिससे क्या हो, क्रोध उत्पन्न हो, और जिससे खुशी मिले वो होता है जिजीविषा। जी हाँ, तो दो प्रकार के खुशी या लिख सकते हैं यहाँ पे हम शांति, और जिससे क्रोध उत्पन्न हो वो होती है युयुप्सा संवेग, और जिजीविषा संवेग वो जिससे खुशी या शांति मिले। तो विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति या 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति का जिक्र किया था, और मूल प्रवृत्ति ही क्या होते हैं, संवेग की एक प्रकार से जननी है, और विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। ये आपको एकदम याद रखना है, पिछली बार की एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। फ्रायड ने दो प्रकार के संवेग बताए हैं, एक युयुप्सा एक जिजीविषा। दोस्तों युयुप्सा जो होता है वो क्रोध के लिए होता है, और जिजीविषा खुशी या शांति संवेग के लिए होता है। दोस्तों अगर आगे बात करें, मस्तिष्क का जो बायां गोलार्ध होता है और मस्तिष्क का दायां गोलार्ध, दोस्तों जो बायां गोलार्ध होता है वह पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक संवेग के लिए जाना जाता है, और दायां गोलार्ध नकारात्मक संवेग के लिए जाना जाता है। तो बायां गोलार्ध आपका सकारात्मक संवेग और दायां गोलार्ध नकारात्मक संवेग के लिए जाना जाता है। और चर्चा कर लेते हैं इनके अन्य नाम की। तो इनको कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं, उनमें अगर हम देखें तो इन्हें खिलौनों की आयु कहा जाता है। शैशवावस्था को दोस्तों खिलौनों की आयु कहा जाता है। इन्हें संवेगों के प्रदर्शन की आयु कहा जाता है, क्योंकि अपने संवेगों को प्रदर्शित करते हैं, संवेगों के दोस्तों इन्हें संवेगों के प्रदर्शन की आयु कहा जाता है। इन्हें जीवन का, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, इन्हें जीवन का महत्वपूर्ण, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि आगे इससे संबंधित जब हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। आगे बात करें दोस्तों तो इसे भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता इसमें एकदम प्रबल होती है। आगे एक और नाम की चर्चा करें तो इसे संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमने पढ़ा आज के बारे में। तो खिलौनों की आयु से कहा जाता है, संवेगों के प्रदर्शन की आयु कहा जाता है, जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, ये सारे अन्य नाम हैं किसके, शैशवावस्था के। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो गई होगी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बाल्यावस्था के बारे में, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए उनके जो भी कथन हैं उनके बारे में हम एक एक कर देखेंगे। उसके बाद उनके सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।